राष्ट्र कानून निकाल के रखो। आइए ममता जी, राष्ट्र कानून निकाल के रखो। सत्यन याद तो होगा, इस सबको याद है। लय में गाएंगे ना। ठीक। शेष भी ममता जी, एक प्रभात जी आइए, जलेगा जलेगा। नहीं, आग लगाने कोई काम हम नहीं करते। हेलो, विनायक जय जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रूना शुक्ला है और मैं माँ सुभद्रा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। जब से सुभद्रा ग्रुप बना है तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। हाँ, आप लोगों के प्रोग्राम में नहीं आ पाती थी, मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब से कोशिश करूँगी आने का। मेरा नाम गिरिजा शंकर पेड़ीवाल, प्रभात जी से काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ पब्लिक न्यूज रांची के हिसाब से। बाद में माँ सुभद्रा ग्रुप भी बना तो उसमें भी मुझे जोड़ दिया गया है और पेशे से समाज सेवी भी हूँ, काउंसलर हूँ, मोटिवेटर हूँ। और आज संजोग से मंच से जुड़े हमारे सत्या जी से भी काफ़ी वर्षों से 10-15 सालों से परिचय है, रूना जी से भी 10-15 सालों से परिचय है और किसी भी प्रकार की कानूनी जरूरत पड़ती है तो इन दोनों को विशेष रूप से याद करता हूँ। धन्यवाद। और मैं माँ सुभद्रा ग्रुप की संयोजिका हूँ और जो हमारा नया कोऑपरेटिव बन रहा है उसमें संगठन प्रमुख और बाकी आप लोगों को सबको नमस्कार है। और जो यहाँ पर आए हैं हमारे सब अधिवक्ता लोग, इन लोगों को मेरी तरफ से, माँ सुभद्रा ग्रुप के पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। विधिवत शुभारंभ हो चुका है। तो मैं आप लोगों को के बीच पहले तो ये बता दूं कि ब्लैक कोट क्या है। यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक कोट, निःशुल्क कानूनी शिविर जागरूकता। तो ब्लैक कोट वर्ष 2019 में 20 में जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय मैंने एक विधिक जागरूकता के लिए एक YouTube चैनल बनाया था जिसके माध्यम से लोगों को मैं जागरूक कर सकूं और निःशुल्क उन लोगों को सहायता पहुंचा सकूं। इसी निमित्त ये एक YouTube चैनल बनाया था। उस समय मैंने शुक्ला जी से डिस्कस किया था इस बारे में, इन्होंने भी प्रोत्साहित किया था कि बना सकूं। आज करीब करीब उसमें 3700 लोग जुड़ चुके हैं और ये परिवार, ब्लैक कोट का परिवार धीरे धीरे फैलता जा रहा है। और ये इसका कार्यालय कांके रोड में स्थित है जहाँ पर मेरा अपना चैम्बर है। वहीं से मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, वहीं से लोगों को कानूनी सलाह और मेरा पेशा भी चलता है। इसके बाद प्रभात जी से मेरा मुलाकात बहुत पुराना है, लगता है लगभग 10 वर्षों से है। इनके विभिन्न कार्यक्रमों में मैं आमंत्रित भी रहता हूं और वहां मुझे सहयोग करके सेवा करने का अवसर भी मिलता है। और एक बार तो प्रभात जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इतने कम समय में उन्होंने माँ सुभद्रा ग्रुप में कई सैकड़ों महिलाओं को जोड़ दिया और उनका आज संचालन भी कर रही हैं। उन्हीं के माध्यम से आज ममता जी से परिचय हो रहे हैं, प्रियंका जी से परिचय हो रहा है। तो ये सारी इन्हीं का देन है और आप लोगों का भी देन है, सहयोग है जिसमें ये चल रहा है। तो पहला हम महिलाओं को ये जानने की आवश्यकता है। अभी मैंने पूछा था प्राथमिकी क्या होती है, बहुत लोगों ने सर हिला के बताया मुझे पता ही नहीं। सबसे पहले कानून कैसे लागू होता है, अपने देश और राज्य में कानून का संरचना किस प्रकार किया गया है, ये जानना आवश्यक है। तो संक्षेप में मैं बता दूं,
संसद में कानून बनता है और वहीं से कानून बन करके पास होता है, बिल के रूप में पास होता है और उसके बाद कार्यपालिका और विधायिका जो हम लोगों का हाथ है, एक कानून बनाएगा, दूसरा कानून को लागू करेगा। और इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभाग बने हुए हैं। उसमें आप लोगों ने एक पुलिस का विभाग भी सुना होगा। बहुत लोग आप लोग रिलेटेड भी होंगे, कुछ आप लोगों के घर में पुलिस, वकील, जज सब कोई होंगे, नहीं होंगे तो पास पड़ोस में होंगे, और कोई नहीं होगा तो दिन भर में 2-3 गालियां तो पड़ती हैं तो उसमें सुन ही लेते होंगे। फलना पुलिस ने ऐसा कर दिया, चिल्ला ऐसा कर दिया, ये चलता रहता होगा। तो पुलिस को अधिकृत किया गया है जो कानून बना है उसको लागू करने के लिए, और वकील को इसलिए अधिकृत किया गया है कि अगर कोई गलती हुई है कानून को लागू करने में, क्योंकि हम लोगों का कानून इस बात पर आधारित है कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना मिले, इसी आधार पर हम लोगों का कानून चलता है। और इसी कारण हम लोगों के यहाँ 20-20 साल और 25-25 साल मुकदमे भी चल जाते हैं। लेकिन अभी खैर सरकार ने बहुत सारा परिवर्तन किया है। पहले इसका जो हम लोगों के यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून लागू था, इसीलिए अंग्रेज क्यों कानून बनाए ऐसा, जब अंग्रेज भारत आए, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जब अंग्रेज भारत को जब गुलाम बनाया था उस समय देखा यहाँ पर कोई कानून ही नहीं है। राजा रजवाड़ा होता था, लोग जाते थे, घंटा बजाते थे, वहां से एक मंत्री निकलता था, उसको दरबार में ले जाता था और उसके बाद कानून की सुनवाई होती। कोई कोडिफाई कानून लागू नहीं होता था। तो कानून लागू कराने के लिए, कानून बनाने के लिए अंग्रेजों ने शासन करने के लिए एक कोडिफाई कानून लागू किया। इसीलिए हम लोगों का जितना भी कानून का किताब है सब 1861, 1860, 1871, 72 ऐसे ही चलता है, क्योंकि उस समय कानून बनाया गया था। कानून बन गया, अंग्रेज शासन करने के लिए कानून बनाए थे। हमारे यहाँ इनकम टैक्स जैसा कोई कानून नहीं था, ये ब्रिटेन में होता था। इनकम टैक्स का कानून अंग्रेजों ने इसलिए बनाया कि भारतीयों को गरीब रखा जाए, जो भी कमाते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए, जिससे ये सबल नहीं हो सकते। बात हुई थी कि 1947 में इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको नहीं होने दिया और ये कंटिन्यू चलता रह गया। इसके बाद और भी सारे चीजों का परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे कालांतर में ये कानून हम लोगों ने स्वीकार कर लिया और इसी के अनुरूप हम लोगों का कार्यभार चलना पड़ा। अब सोचने की बात है कि हम जिस समाज में रहते हैं, एक धारा लग जाने से क्या हम अपराधी हो गए? अभी हम अच्छे एक घर से बिलोंग करते हैं, अपना खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन एक धारा लग गया और तुरंत भर में हमें आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है, अभियुक्त मान लिया जाता है। लोगों के नजर में ये भी एक विडंबना है कि लोगों के घर पर अगर थाना पुलिस का गाड़ी लग गया तो उसको अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, समझा जाता है कि जरूर इसने कुछ किया है। इसीलिए पुलिस और थाना आई और थाना पुलिस को अच्छा नहीं समझा जाता है, जबकि पैदा लेने से मृत्यु तक कानून हम लोगों के साथ है। और कानून जब इतना साथ में है तो हम लोगों को पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? बचपन से ही पढ़ा दिया जाना चाहिए। जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी को एक थप्पड़ मार दे, पीठ पीछे गाली दे दे और वो भी अपराध हो जाता है, तो क्यों नहीं पढ़ाया जाता है इसको, कानून को शुरुआत में ही, जिससे हम लोग अवेयर रहे। तो सरकार समझती है कि कानून समझने का उम्र 18 साल के बाद ही होगा, इसके पहले नहीं होगा। और 12 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को कानून समझ में नहीं आएगा। इसकी पेचीदगियां, जटिलताएं ऐसी हैं। लेकिन ये सच नहीं है। आज घर घर मोबाइल है, बच्चे देख रहे हैं और वो चीजें भी समझ रहे हैं जिनका अभी समझने का उम्र नहीं हुआ है उनको। तो ऐसे स्थिति में आपको अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, हस्बैंड को, सबको जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो किसी फॉल्स एलिगेशन और फॉल्स केस से नहीं डरे। मतलब किसी झूठे केस में अगर आपका नाम डाल दिया गया है तो उससे डरने की आपको जरूरत नहीं। कर सकते हैं बड़े बेटा के नाम पर में पिताजी जमीन खरीद के कर दिए हैं। एक परिवार है और उन लोग 5 भाई बहन होते हैं। अब बड़ा बेटा का शादी हो गया है, बहू आ गई है।
अब बहू का कहना है कि मेरा पति का है तो मेरा है। इसका मतलब क्या करना चाहिए ताकि बाकी जो 4 भाई बहन बचे हुए हैं, क्या उनको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? पिता के लिए जो नाम देना था उसमें बड़ा बेटा को नाम दिया गया कि आप बड़ा बेटा हो, आप सबको देखो। लेकिन शादी के बाद ऐसा हुआ कि वो मतलब बाकी लोगों के लिए दिक्कत हो रहा है। तो इसमें क्या इसका समाधान हो सकता है? बहन है, बहू आ गई, अब वो बोल रही है कि मेरा ही पति का है, मेरा हिस्सा। संपत्ति में भी एक बात जान लीजिए, संपत्ति पहले ये तो मामला सिविल सूट का होता है, इसमें जब तक मारपीट ना हो जाए तब तक ये सिविल है। आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका हिस्सा, आप अपने हिस्से के लिए भागी, अगर आपसी सहमति है तो इसको पार्टीशन सूट करा के हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन पार्टीशन सूट के लिए भी तैयार नहीं है। और हम लोगों का हिंदू जो स्कूल है होता है, उसके तहत दिया गया है कि बड़ा बेटा जो है वो उत्तराधिकारी, उसको कहते हैं HUF, अनडिवाइडेड फैमिली में सबसे बड़ा बेटा को ही कर्ता मान लिया जाता है। और बड़ा बेटा जो मन चाहता है वो कर लेता है, वो संपत्ति बेच देता है बिना सहमति का, बिना कुछ का। इसका अब एक ही समाधान है कि आप ये लीगल नोटिस देने के बाद पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका खाता नंबर, प्लॉट नंबर कौन क्या है नहीं है, उसका एक डिटेल बना लीजिए, वकील से संपर्क कीजिए। तुरंत भर में आप एक डिटेल, एक नोटिस दीजिए, एक अखबार, वकील के माध्यम से अखबार में विज्ञापन दीजिए कि इस संपत्ति का क्रय विक्रय करना गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें बंटवारा नहीं हुआ। और इसको लेकर के आप अकेले पार्टीशन सूट कर सकते हैं, वहाँ डालिए, मामला लंबित रहेगा, तब तक आपके संपत्ति को कोई ले नहीं पाएगा। ठीक है? हाँ, ये जान लीजिए। अब मान लीजिए बड़ा भाई बेचने पे आतुर है, तो बिक्री होता है निबंधन कार्यालय में, उसका डीड वहाँ पर बनता है। आपको एक आवेदन लिख करके निबंधन कार्यालय में पहले से देना पड़ेगा कि इसमें अगर कोई पक्ष रजिस्ट्री कराने आता है तो हम लोगों को सुन लिया जाए। इसको कैविएट कहते हैं, कैविएट फाइल किया जाता है। ये बिना हमको सुने हुए रजिस्ट्री ना किया जाए, तो आपके पास ये कानूनी अधिकार है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है? गया है पैतृक संपत्ति पे तो उसका कोई नहीं। अब आप मान लीजिए कि अपना पति अपने से कमाया हुआ है, अपना से कमा के किया है, उस पर नहीं, उस पर नहीं। जो पूरा हाँ, परिवार का तो वो मिला करके एक होता है ना कि पिता का संपत्ति है। हाँ। तो हम आपके नाम पर कर दे रहे हैं, तुम्हारा जिम्मेवारी है सफाई बन को संभालना। हाँ, ठीक है। वहाँ तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन जब शादी हो गई, वाइफ आ बहू गई, बोल रही है, हाँ, उसके बाद में ये झगड़ा नहीं रगड़ा चलना शुरू हो गया है कि ये मेरा पति का है, हम जब चाहे तुम लोग का डेक्ची बर्तन फेंक दें, नहीं, आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। मतलब माहौल खराब है, हमको ये मौका मिल गया कि ये संभाल कर। नहीं, ठीक है, बैठिए। हम लोग उनको ऐसे सलाह दिए कि आप भी जिम्मा है। हमने जो सलाह दिया कि दोनों पक्ष अभी है, अगर ऐसा होता है तो पहले हम लोग जमीन स्तर पे बात करेंगे, ग्रामवासी को हाँ, ठीक है, पहले समझौता करेंगे। समझौता करेंगे लिखित के साथ में। अगर बात नहीं बनता है तो थाना में देंगे। हाँ, और थाना में देने के बाद सीधे कोर्ट से बंटवारा करें। ये हम लोग ऐसा दिए, लेकिन आपसे बात किए तो हमको पूरा क्लियर। देखिए, आप ही लोग के बीच में हो सकता है किसी दीदी का अचार बहुत अच्छा बनाती है, आपस में आप लोग एक दूसरे का जब चखती हूँ, टेस्ट करती हूँ तो लगता होगा कि नहीं दीदी आपका अचार बहुत है, लेकिन वो उसमें वो कीमत आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो हम लोग आपका जो ऐसा करता हूँ कि प्रभात जी जब चाहेंगे तो दोबारा हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। नहीं तो वकील साहब और डॉक्टर साहब से दोबारा ना मिलना लेकिन हाँ, दिक्कत अगर होता है, कहीं लग रहा है, तो आप बेझिझक हमको भी बता सकते हैं। इनका भी नंबर हम ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, कई बार होता है ना कि पुलिस वाले लोग भी कुछ 3-5 कर देते हैं, कुछ नहीं रहता, लेकिन उस तरह का हो जाता है, तो उसे में जानकारी जरूर लीजिए, डरिए मत। ऐसा नहीं है किसी को अगर मर्डर कर दिया तो अलग बात है, मर्डर मत कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। रिसीविंग ही आपका इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि आपने थाने को सूचना दी थी। अगर कल आपके साथ कोई सी प्रकार की अनहोनी होती है तो ये वो प्रूफ काम आएगा आपको भविष्य में साबित करने के लिए। इसके अलावा आप जब थाने में नहीं सुनवाई होती है तो प्रत्येक जिला में, थाना जिला अंतर्गत आता है, और प्रत्येक जिला में एक SP की नियुक्ति की जाती है। हमारे यहाँ SSP कहलाते हैं।
क्योंकि इसकी आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ पर एसएसपी की बहाली हुई है। इस एसएसपी ये एक माइलस्टोन है गोरिया में, मुराबादी में, वहाँ होने वाला है 29 सितंबर को, संडे है उस दिन। तो ये हम लोग एक ब्राइडल फैशन शो कर रहे हैं, उसका नाम है दुल्हनिया, मोराबादी में। हाँ। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग का जो भी इवेंट होता है, मेरी कंपनी का जो भी इवेंट होता है, हम लोग उसमें प्रयास करते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको हम लोग एज अ मॉडल रैंप में उतारें। तो कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप खुद को ही नहीं पहचानेंगे, हम लोग ऐसा आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दुल्हनिया कॉस्ट्यूम में, और आपको कैसे वॉक करना है ये भी सिखाया जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक तो पहले सबसे पहला बात ये है कि जब आप अपने आप को उस रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ में पहली बार मेरे मतलब कुछ अलग, कुछ हटके हमने किया, ठीक है। और घर से निकलकर अगर आप रैंप वॉक करेंगे और पूरी पब्लिक अगर आपको देखेगी, आप न्यूज़ में आएंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके। नहीं करेगा तब तक उन केस को का दो खारिज कर दिया जाता है, अगर 1% रहे तो। हाई कोर्ट में मामला चला गया है, तो कैस किस मामले की बात कर रहे हैं? मारपीट के मामले। मारपीट हो गया, तो अगर एक पक्ष हाई कोर्ट अपील किया है, हाँ, ठीक है, अब इसमें देखना है कि पीड़ित किया है या जो आरोपी किया है। पीड़ित केस किया था, मतलब कि सर पे मारा लेडीज को, तो वो हाई कोर्ट में सबूत सब चीज था, तो सबूत होने के बाद भी वो जेल से बेल हो गया, और उसके बाद वो बाहर निकला तो वो बोला कि ये केस तो खत्म हो गया। तो दो पक्ष जब तक सामने ना रहे तो केस कैसे खारिज? हाँ, केस कैसे खारिज होगा? बहुत बढ़िया बात है। अब मैं बैठ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत लोगों का सवाल है कि हम तो कोर्ट गए ही नहीं और मेरा केस खत्म कर दिया गया। हाँ, यही सवाल हम। अब सुन लीजिए, कानून के अंदर प्रोविजन है, आपने केस किया तो आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, ये समझिए, उसका केस को भी एक बच्चे की तरह लालन पालन करना पड़ता है। अगर आप नहीं गए, बच्चे का केयरलेस हो गए, तो बच्चे को जिस प्रकार से क्षति होगा वैसे आपके केस को क्षति होगा। अब मान लीजिए कि आपने केस कर दिया, ठीक, और आप अब आ ही नहीं रहे, अब नहीं आ रहे, तो कानून में एक समय लिमिट है करीब करीब कि उसके भीतर आपको आके अपने सबूत और साक्ष्य देना होगा। कोर्ट में देना होगा, कोर्ट में देना होगा। वकील से संपर्क, मैंने यही ना कहा, विशेषज्ञ खुद नहीं बनना है, वकील से संपर्क। आपकी तारीखें चलती हैं, वो सुनिए, फिल्म देखा था ना, तारीख पे तारीख, वहाँ तारीख पे तारीख चलता है, और उन तारीखों में स्टेज होती है, प्राइमा फेसिया से लेकर के केस रजिस्टर्ड होने तक का स्टेज होता है, और आपका जो स्टेज है वो एविडेंस का स्टेज है, मतलब आपको गवाह देना था, और अगर आप गवाह नहीं दीजिएगा तो कोर्ट आप सब चीजें हो गया था, तो फिर सबूत के आधार पर कोर्ट सब चीजें थी, तो फिर आपका वकील और आप चीजों को प्रूफ नहीं कर पाए। चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, अगर प्रूफ नहीं कर पाइएगा तो फिर वो केस क्लोज हो जाएगा, बंद कर देगा, अगले व्यक्ति को बरी कर देगा। जैसे गोली मारे, आरोप है कि हमने गोली मारा, होता है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। कुछ ऐसे अपराध हैं हीनियस है जिसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हुए होते हैं, उसका मतलब है कि आपको उठाकर जेल में डालना ही डालना है, और जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें जमानत दे दिया जाना है। तो ये कॉम्प्लिकेशन में ना पड़ते हुए वकील की सहायता लीजिए। अगर वो बता देगा कि नहीं इसमें थाना जाना उचित है तो आप जाइए, नहीं जाना उचित है तो फर्दर कार्रवाई करना है, फर्दर में कोर्ट से कागज वगैरह निकालना है और अपनी जमानत की व्यवस्था करनी है। दूसरा है कि जैसे ही आपके ऊपर फर्जी केस होता है, तुरंत इमीडिएट उसके ऑफिसर के पास न जाकर के उससे वरीय अधिकारी से मिलिए। तो वहां जाने पर आपका समस्या का समाधान सुना जाएगा। वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, पर गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत नहीं होते। आपको गिरफ्तार करने के लिए एक अफसर को अधिकृत किया जाता है, वही आपको गिरफ्तार कर सकता है, अदरवाइज नहीं करोगे। तो आप अपनी बातों को वहां रख सकते हैं। अब इसके बाद जब ये बातें रख सकते हैं तो ये मामला थाने में, अगर आप निर्दोष है तो अपना साक्ष्य वहां दे दीजिए। देखिए फलना दिन गाली दे रहा है, फलना दिन सत्संग में थे, माँ सुभद्रा ग्रुप के मीटिंग में थे, हमको झूठा फंसाया जा रहा है।
जाने, अपने चीजों को जाने, किसी भी प्रकार की समस्या में स्वयं डॉक्टर ना बने। पथरी हो गया, आपने ऑपरेशन करना शुरू कर दिए, ऐसा ना करें, इससे समस्या होगी, इससे जान भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, समय भी खराब होगा। तो जो इनके जानकार हैं, मैं नहीं कहता हूं मेरे पास आ जाइए, जो आपके परिचित में है उनके पास चले जाइए। एटलीस्ट वहां से आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ इसमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब यहाँ पर जो जितनी बातें समझाएं, मोटा मोटी मेरे को लगता है कि आप लोग को समझ भी आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मैं हूँ माँ सुभद्रा ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ जिनके मन में अगर कोई सवाल है तो मैं उन सवाल अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और पूछने के बाद फिर हाँ। अगर मान लीजिए सर कि केस हाई कोर्ट में चला गया है और दोनों मतलब केस को जब तक साइन दो पक्ष साइन नहीं करेगा तब तक उस केस को का खारिज कर दिया जाता है, अगर एक पक्ष है तो। हाई कोर्ट में मामला चला गया है हाँ। तो किस मामले की बात कर रहे हैं? मारपीट के मामले। मारपीट हो गया तो अगर एक पक्ष जो आरोपी किया है पीड़ित केस किया है था, मतलब कि सर पे कि मारा मतलब लेडीज को, तो वो हाई कोर्ट में सबूत सब चीज था, तो सबूत होने के बाद भी वो जेल से बेल हो गया, और उसके बाद वो बाहर निकला तो वो बोला कि ये केस तो खत्म हो गया है। तो दो पक्ष जब तक सामने ना रहे तो केस कैसे खारिज? हाँ, बहुत लोगों का सवाल है कि हम तो कोर्ट गए ही नहीं और मेरा केस खत्म कर दिया गया। हाँ, यही सवाल हम। अब सुन लीजिए, कानून के अंदर प्रोविजन है, आपने केस किया तो आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, ये समझिए, उसका केस को भी एक बच्चे की तरह लालन पालन करना पड़ता है। अगर आप नहीं गए, बच्चे का केयरलेस हो गए, तो बच्चे को जिस प्रकार से क्षति होगा वैसे आपके केस को क्षति होगा। अब मान लीजिए कि आपने केस कर दिया, ठीक, और आप अब आ ही नहीं रहे हैं, अब नहीं आ रहे, तो कानून में एक समय लिमिट है करीब करीब कि उसके भीतर आपको आके अपने सबूत और साक्ष्य देना होगा। तो कहाँ देना होगा सर? कोर्ट में देना होगा, कोर्ट में देना होगा। वकील से संपर्क, मैंने यही ना कहा, विशेषज्ञ खुद नहीं बनना है, वकील से संपर्क। आपकी तारीखें चलती हैं, वो सुनिए, फिल्म देखा था ना, तारीख पे तारीख, वहाँ तारीख पे तारीख चलता है, और उन तारीखों में स्टेज होती है, प्राइमा फेसिया से लेकर के केस रजिस्टर्ड होने तक का स्टेज होता है, और आपका जो स्टेज है वो एविडेंस का स्टेज है, मतलब आपको गवाह देना था, और अगर आप गवाह नहीं दीजिएगा तो कोर्ट आप पर कोर्ट तो फिर आपका वकील और आप चीजों को प्रूफ नहीं कर पाए। चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, अगर प्रूफ नहीं कर पाइएगा तो फिर वो केस क्लोज हो जाएगा, बंद कर देगा। मतलब वही वाला केस कर सकते, ओपन हो सकता है। हाँ, ओपन हो सकता है एकदम। और किसी का कोई नहीं, देखिए, कुछ मामले जो होते हैं ना वो आवेश और भावावेश में हो जाते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से हम लोगों को नहीं लड़ना है, अपने परिवार के सदस्य अपने होते हैं, और यहीं से मेरा कार्यक्रम समाप्त। सब लोगों ने बहुत धन्यवाद सबका, आप लोगों ने पूरा धैर्यपूर्वक समय दिया, सुना, और आशा करता हूं कि प्रभात जी जब चाहेंगे तो दोबारा हम लोग फिर मुलाकात